हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम MHI 03 के पेपर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इतिहास लेखन या हिस्टीरियोग्राफी। अब इसमें मैंने पता है क्या किया है। मैंने ना इसमें पिछले 2 से 3 सालों के पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना उनको 2 से 3 साल मतलब 6 बार पेपर हुए हैं। जून और दिसंबर दोनों जो 6 6 महीने में होते हैं ना, उन सबको मैंने देखा और उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना उनको मैं निकाल के लाई हूँ। आज हम उनको डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे लगता है इनमें से क्वेश्चन आना तो बनता ही है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है लेकिन ये क्वेश्चन पूछे हर बार गए हैं। तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं और मुझे लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल के मुख्य तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखो ये इस बार भी इस पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद फिर एक ही रहा कैम्ब्रिज स्कूल, इस पे शॉर्ट नोट भी आया हुआ है। ऐसे ये कई बार आया हुआ है। तो आज हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या था ये एक ऐतिहासिक लेखन की सोच है जिसमें कुछ अंग्रेजी इतिहासकार थे जैसे जॉन गैलाघर, NC सीन, क्रिस्टोफर वैली का मानना है कि भारत में राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति थी, जनता की भावना नहीं। क्या था भारत का राष्ट्रवाद? सिर्फ एक राजनीति रणनीति, जनता की भावना नहीं। ये इनका मानना था, ऐसा असल में नहीं था। कैम्ब्रिज स्कूल के मुख्य तर्क थे, एक तो ये कि राष्ट्रवाद नेताओं की चाल थी, मतलब लोगों में जो भावना थी वो नहीं, नेताओं की चाल थी। ये इनका मानना था कि नेताओं जैसे कांग्रेस ने अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए काम किया, वे ब्रिटिश सरकार से सहयोग करके अपने पद और फायदे पक्के कर रहे थे। ये इनका मानना था। दूसरा, जनता की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। तो राष्ट्रवाद कोई जन आंदोलन नहीं था, आम लोग बस नेताओं के पीछे पीछे चलते थे, उनकी सोच और भावनाएं इसमें शामिल नहीं थी। फिर इन्होंने कहा ब्रिटिश शासन की वजह से राष्ट्रवाद आया, मतलब राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की वजह से आया। भारत में जो भी आंदोलन हुए वे सिर्फ अंग्रेजों की नीतियों की प्रतिक्रिया थे। भारत में खुद से कोई देशभक्ति पैदा नहीं हुई, मतलब अंग्रेजों ने जो किया उसके परिणाम स्वरूप ही लोगों में देशभक्ति जागी, वरना नहीं थी। फिर कहा कि धर्म, जाति और क्षेत्रीयता ज्यादा अहम थे। लोग खुद को हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, बंगाली पहले मानते थे और भारतीय बाद में, इसलिए एकजुट राष्ट्रवाद नहीं था, सिर्फ अलग अलग समूहों की राजनीति थी। और फिर कहा कि ब्रिटिश शासन सुधारक था। कैम्ब्रिज स्कूल के अनुसार अंग्रेज प्रशासन पूरी तरह से बुरा नहीं था, वे कुछ अच्छे सुधार भी लाए और नेता उन्हें स्वीकार भी करते थे। फिर कैम्ब्रिज स्कूल की अगर आलोचना की बात करें तो सबसे पहले जन आंदोलन की अनदेखी। गांधी जी, तिलक, भगत सिंह जैसे नेताओं ने जो आंदोलन चलाए उनमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया। इन आंदोलनों को सिर्फ नेताओं की रणनीति बताना जनता की ताकत को कम करना है। देशभक्ति की भावना को नजरअंदाज किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं बल्कि गहरी भावना और विचारधारा थी। यह स्वराज, आत्मनिर्भरता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों पर आधारित था, ना कि सिर्फ मतलब कोई राजनीति। ये हम भारतीयों की भावनाएं थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कम दोषी ठहराना, इस सोच में, क्योंकि उन्होंने कहा ना ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह बुरा नहीं था, तो इस सोच में अंग्रेजों को ज्यादा खराब नहीं बताया गया, जबकि उन्होंने भारत को लूटा, भारत का दमन किया, भारत में फूट डाली, फिर भी गांधी और आम जनता को छोटा दिखाया। गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में गरीब, किसान, महिलाएं, छात्र सबने भाग लिया, लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल ने इन सबको महत्व नहीं दिया। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अनदेखी। भारत में एकता सिर्फ धर्म या जाति पर नहीं बल्कि साझा संस्कृति, इतिहास और स्वतंत्रता की भावना पर थी। इसे सिर्फ धार्मिक पहचान में बांटना सच्चाई से दूर है।
अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल ने यह समझाने की कोशिश की कि भारत का आज़ादी आंदोलन नेताओं और अंग्रेजों के बीच की राजनीति थी, लेकिन उन्होंने जनता, विचारधारा और असली देशभक्ति की भावना को समझने की चूक की। इसलिए यह सोच आधी सच्चाई बताती है, पूरी नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, फिर अगला टॉपिक हम जिस पे बात करेंगे वो है सबाल्टर्न शब्द से क्या समझते हैं। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है भारत में इसके अध्ययन से संबंधित इतिहास लेखन के विकास की चर्चा कीजिए। फिर इसी पे एक आया था, देखो, भारत में सबाल्टर्न अध्ययन पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो, भारत में सबाल्टर्न अध्ययन एक पर टिप्पणी करते हैं हम। इस पहले इसका थोड़ा इंट्रो देंगे कि सबाल्टर्न अध्ययन भारत में इतिहास लेखन की एक नई दिशा है जिसने पारंपरिक राजनीतिक और शासकीय दृष्टिकोण को चुनौती दी। इसका उद्देश्य उन लोगों की आवाज को सामने लाना था जिन्हें इतिहास में अनदेखा किया गया, जैसे किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासी और दलित। कहीं ना कहीं इतिहास में इनकी अनदेखी हुई थी, इसीलिए इस अध्ययन के जरिए इनकी आवाज को ऊपर लाना था और इनकी दशा के बारे में बताना था। शुरुआत में कुछ प्रमुख विद्वान इसमें रहे। एक सबाल्टर्न अध्ययन समूह की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। इस आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं रणजीत गुहा। अन्य प्रमुख नाम हैं गायत्री चक्रवर्ती, पार्थ चटर्जी, शैलेंद्र मालथोटिकल और दीप्ति मुखर्जी आदि। इसके मुख्य विचार थे इतिहास में आम लोगों की जगह। सबाल्टर्न इतिहास कहता है कि भारतीय इतिहास में अब तक राजा महाराजा, नेता और अभिजात वर्ग पर ध्यान दिया गया है, लेकिन असली बदलाव लाने वाले आम लोग, किसान, गरीब, मजदूर हैं। उनकी भूमिका को सामने लाना जरूरी है। ब्रिटिश और राष्ट्रवादी इतिहासकार दोनों की आलोचना करें तो यह अध्ययन औपनिवेशिक इतिहासकारों की तरह भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि दोनों ने गरीब जनता की भूमिका को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। निचले तबकों की चेतना और संघर्ष की बात करें तो सबाल्टर्न अध्ययन यह बताता है कि दलित, किसान और महिलाएं अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, भले ही उन्हें इतिहास में जगह मिली हो या न मिली हो। अगर विशेषताओं की बात करें तो ये एक जन केंद्रित इतिहास है। इसमें वैकल्पिक स्रोतों जैसे लोकगीत, मौखिक परंपराओं, किस्सों का प्रयोग होता है। यह इतिहास को केवल राजनीतिक घटना नहीं बल्कि सामाजिक अनुभव भी मानता है। अगर इसकी आलोचना की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि सबाल्टर्न अध्ययन पश्चिमी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित है। इसमें अत्यधिक सैद्धांतिकता होती है जिससे आम पाठक समझ ही नहीं पाते, और धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की भूमिका को कभी कभी इसमें नजरअंदाज किया गया। और इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि सबाल्टर्न अध्ययन ने भारत के इतिहास को नीचे से देखने की कोशिश की है। सभी अध्ययन क्या करते हैं, राजा महाराजा, अभिजात वर्ग, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे आते आते बिल्कुल ही मजदूर और किसान वर्ग, गरीब लोगों के बारे में बिल्कुल ही बहुत कम उन पे नजर देते हैं, उनके बारे में बताते हैं मतलब। लेकिन इसमें सबसे नीचे से शुरू करेंगे। किसान वर्ग, शोषक वर्ग, जितने भी शोषित वर्ग हैं, किसान वर्ग है, गरीब लोग हैं, कृषक वर्ग है, इनसे उन लोगों की कहानियां सामने लाई जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया था। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास लेखन में एक नया और जरूरी मोड़ साबित हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें क्या किया गया था। कुल मिला के इसके अंदर जो नीचे वाला तबका था, गरीब तबका, उसके बारे में बताने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बाकी जगह पे उसके बारे में बहुत कम ध्यान दिया गया। फिर अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म इतिहास पे। ये भी बहुत बार पूछा गया, कभी शॉर्ट नोट में, कभी फुल क्वेश्चन में। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है सूक्ष्म इतिहास, है ना।
माइक्रो हिस्ट्री, सूक्ष्म इतिहास, इतिहास को बड़े स्तर पर नहीं बल्कि छोटे स्तर पर यानी एक व्यक्ति, गांव, घटना, परिवार या समुदाय के जरिए समझने की कोशिश करता है। मतलब बड़ी कहानी को समझने के लिए छोटी कहानी को ध्यान से देखना। कुल मिला के बात ये है, मान लो किसी देश के बारे में बताया जा रहा है कि उस देश की स्थिति इतनी ऐसी है, दयनीय हो गई या कुछ भी है। अब उस देश की स्थिति के बारे में ज़्यादा पता लगाने के लिए, मतलब गहराई से जानने के लिए क्या करते हैं, एक तो हम देश में हर एक व्यक्ति के पास जाएंगे, एक एक के पास, फिर पूछताछ करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, देश का किसी एक आदमी को उठा लिया और उसके बारे में पता कर लिया, उसकी जीवन शैली के बारे में, सब चीज़ में, और उसी से जैसे एवरेज पता लगा लेते हैं ना कि ऐसा होता है, तो ये उस तरीके की बात है। तो इसमें क्या है, छोटे विषय पर ध्यान देते हैं। ये इतिहास किसी एक व्यक्ति, गांव, घटना या समुदाय पर गहराई से शोध करता है। उदाहरणतः किसी किसान की जिंदगी से पूरे समाज की हालत को समझना, कि समझे, जैसे एक व्यक्ति देख लिया उसकी हालत कैसी है तो समझ में आएगा उसकी, क्योंकि हर हर जो है एस्पेक्ट, हर व्यक्ति की जो भी उसकी परिस्थितियां हैं वो प्रभावित करती हैं उसे। बड़े इतिहास की आलोचना, यह सोचता है कि सिर्फ राजा महाराजा, युद्ध या नेताओं की बात करके इतिहास पूरा नहीं समझा जा सकता। आम लोगों की कहानियां भी बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए इतिहास को। फिर है सूत्र, छोटे से बड़ा समझना सूक्ष्म इतिहास में माना जाता है। छोटे को गहराई से समझो तो बड़े को बेहतरीन समझ सकते हो। लोकल और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व, इसमें लोगों के दैनिक जीवन, संघर्ष, संस्कृति, परिवार, रिश्तों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि एक महिला की कहानी से उस समय की समाज की व्यवस्था को समझना। वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग, सूक्ष्म इतिहास सिर्फ दस्तावेजों से नहीं बल्कि मौखिक कहानियाँ, डायरियाँ, चिट्ठियाँ, लोकगीत, परंपराएं, स्थानीय अभिलेख और कई बार अदालतों के रिकॉर्ड भी में भी का भी उपयोग करते हैं। अगर इसके प्रसिद्ध उदाहरण की बात करें तो कार्लो गिन्सबर्ग की किताब है द चेज एंड द वॉर्म्स। इसमें एक सामान्य व्यक्ति मेनोचियो की कहानी से पूरे यूरोप समाज की सोच को समझा गया। अगर महत्व की बात करें तो ये आम लोगों की आवाज़ को इतिहास में शामिल करता है, हमें बताता है कि हर छोटा जीवन समाज की बड़ी तस्वीर को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर कमजोरियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा छोटा फोकस कभी कभी इतना ज़्यादा व्यक्तिगत होता है कि सामान्य निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आम लोगों के रिकॉर्ड कम मिलते हैं, गरीब और महिलाओं के पास कम लिखित दस्तावेज होते हैं जिससे शोध सीमित हो जाता है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि सूक्ष्म इतिहास ने इतिहास को देखने का एक नया और मानवीय तरीका दिया है। यह बताता है कि हर आम व्यक्ति की कहानी में भी इतिहास छिपा होता है। यह दृष्टिकोण खास तौर पर उन लोगों को महत्व देता है जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास में अनदेखा कर दिया गया। अब देखो, अगला जो टॉपिक है वो है नारी। देखो, नारीवादी इतिहास लेखन, कई बार ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या फिर भारत में महिलावादी इतिहास लेखन, एक ही बात है, तो कैसे भी पूछ लिया जाता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है आपके प्रीवियस ईयर में और अभी भी। भारत में महिलावादी इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला दृष्टिकोण रहा है, जिसने ये सवाल उठाया कि इतिहास में महिलाओं की आवाज़, भूमिका और अनुभव क्यों नज़रअंदाज किए गए। यहाँ इस विषय के सभी मुख्य बिंदु आसान भाषा में बताए गए हैं, तो समझने की कोशिश करना। भारत में महिलावादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी हम पहले लिखेंगे, तो छोटा सा इंट्रो देते हैं कि परंपरागत इतिहास में महिलाओं की भूमिका को बहुत कम या एक तरफा दिखाया गया है। महिलावादी इतिहास लेखन का उद्देश्य है महिलाओं को इतिहास में उनका असली स्थान दिलाना। शुरुआत और विकास की बात करें
भारत में 1970 के दशक में महिलाओं के अधिकारों की बहस तेज हुई। इसी दौर में इतिहास में भी यह मांग उठी कि महिलाओं के संघर्ष, अनुभव और योगदान को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं: उमा चक्रवर्ती, कुमार स्वप्न, लतामणि, गायत्री स्पिवक, बिंद्रा करट आदि। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ ऐसे हैं कि महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया। महिलाओं ने इतिहास में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम हो या सामाजिक सुधार आंदोलन या घरेलू क्षेत्र। इन योगदानों को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। घरेलू जीवन को भी इतिहास का हिस्सा बनाना। पहले इतिहास में सिर्फ बाहर की राजनीति या राजाओं के युद्ध की बात होती थी, लेकिन महिलावादी इतिहास लेखन में घरेलू कामकाज, शादी, प्रजनन, पारिवारिक हिंसा आदि भी इतिहास का हिस्सा माने जाते हैं। और फिर आप लिख सकते हैं, पितृसत्ता की आलोचना कर सकते हैं। इसमें ये दिखाता है कि समाज कैसे पुरुषों को श्रेष्ठ मानता है और महिलाओं को दबा देता है। इतिहास को पितृसत्तात्मक दृष्टि से देखने की बजाय महिलाओं के नजरिए से देखा जाना चाहिए। वंचित महिलाओं की आवाज सिर्फ उच्च वर्ग की महिलाओं की नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम, गरीब महिलाओं की जिंदगी पर भी ध्यान दिया जाता है। अगर नई स्रोतों का उपयोग का बात करें तो महिलाओं के अनुभव को समझने के लिए इतिहासकारों ने प्रयोग किया किन किन स्रोतों का? आत्मकथाएं, मौखिक इतिहास, लोकगीत, कहावतें, निजी चिट्ठियां, धर्म ग्रंथों की आलोचनाओं का भी इस्तेमाल वो करते हैं। और अगर बात करें इसके महत्व की, तो महिलाओं को इतिहास में दर्शक नहीं बल्कि केंद्रीय पात्र बनाया गया। ये समझने में मदद करता है कि लिंग आधारित भेदभाव कैसे समाज और इतिहास का हिस्सा बना। आलोचना में लिख सकते हैं, कभी कभी यह दृष्टिकोण बहुत भावनात्मक या सैद्धांतिक हो जाता है। सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। वर्ग, जाति, धर्म से उनकी स्थिति अलग अलग होती है। ये जटिलता कभी कभी नजरअंदाज हो जाती है महिलावादी इतिहास लेखन में। अब इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि भारत में महिलावादी इतिहास लेखन ने इतिहास को अधूरा रहने से बचाया। इसने साबित किया कि इतिहास सिर्फ युद्ध, राजा या नेता नहीं बनाते। घरेलू स्त्रियां, आंदोलन में शामिल महिलाएं और चुप रहकर सहने वाली स्त्री भी इतिहास का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण इतिहास को और संतुलित, मानवीय और न्यायपूर्ण बनाता है। फिर देखो एक ये टॉपिक मौखिक इतिहास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, चेंज होता रहा है, कभी इसको शॉर्ट नोट में पूछा गया है, कभी फुल क्वेश्चन में। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो मौखिक इतिहास है क्या? इसके इंट्रो में आप लिखेंगे, मौखिक इतिहास वह इतिहास है जो लोगों की जुबानी कहानियां, स्मृतियां और अनुभव के जरिए दर्ज किया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, घटनाएं, संघर्ष या सामाजिक स्थितियों को बोलकर बताता है और उसे रिकॉर्ड करके इतिहास का हिस्सा बनाया जाता है, तो वह मौखिक इतिहास होता है। उदाहरण के लिए 1947 के विभाजन के समय का अनुभव बताने वाले लोग, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे किसी ग्रामीण बुजुर्ग की कहानी, दलित, आदिवासी या महिलाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई कहानियां। मुख्य विशेषताओं में बताएंगे, ये लिखित दस्तावेजों पर निर्भर नहीं करता। इसमें सामान्य लोगों की आवाज शामिल होती है, न कि केवल नेताओं या शासकों की। इसमें लोकगीत, कहानियां, परंपराएं, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आदि को ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। यह इतिहास को भावनात्मक और मानवीय रूप से समझने में मदद करता है। मुख्य धारा के इतिहास लेखन से संबंध की विवेचना करें तो मुख्य धारा का इतिहास लेखन क्या है? परंपरागत इतिहास लेखन मुख्य रूप से लिखित दस्तावेजों, राजकीय अभिलेखों, प्रशासनिक पत्रों और राजनीतिक घटनाओं पर आधारित होता है। यह ज्यादातर राजा, महाराजा, युद्ध, कानून और नेताओं के बारे में बताता है। मुख्य धारा और मौखिक इतिहास की तुलना करें तो देखो इसमें आप क्या अंतर बता सकते हो? एक तो स्रोत,
मुख्य धारा का इतिहास जो है वो लिखित है और मौखिक इतिहास जुबानी अनुभव और इंटरव्यू द्वारा है। अगर केंद्र की बात करें तो लिखित में राजा महाराजाओं को, शासक नेताओं को सर्वोच्च मतलब केंद्र में रखा जाता है, उनके बारे में ज्यादा बताया जाता है। मौखिक में आम लोग, महिलाएं, दलित, आदिवासी के बारे में। दृष्टिकोण की बात करें तो लिखित आधिकारिक और शासकीय दृष्टिकोण रखता है और मौखिक व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक। भावनाएं जो लिखित है उसमें कम होती हैं और जो मौखिक है उसमें अधिक व्यक्तिगत जुड़ाव होता है। मौखिक इतिहास की उपयोगिता की बात करें तो अनदेखी आवाजों को शामिल करता है, जैसे महिलाओं, दलित, आदिवासी, ग्रामीणों की कहानियां। इतिहास को इंसानी चेहरा देता है, जैसे कि विस्थापित महिलाओं की आंखों से विभाजन को देखना। सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की जानकारी मिलती है। परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, लोक विश्वास। जब लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होते तब मौखिक स्रोत बहुत कीमती हो जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे स्मृति भ्रमित हो सकती है, लोग पुरानी घटनाओं को भूल या बदल भी सकते हैं, भावनात्मक या पक्षपाती हो सकती है, कभी कभी अनुभव व्यक्तिगत होने के कारण पूरी सच्चाई नहीं दिखाते, है ना, वो एक तरफी बातें बताते हैं। सत्यापन मुश्किल होता है, एक ही घटना के कई कई वर्जन हो सकते हैं, कोई किसी किसी घटना को कैसे बता सकता है और कोई कैसे ही। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मौखिक इतिहास इतिहास को सिर्फ कागजों पे नहीं बल्कि लोगों की जुबान, दिल और स्मृति में ढूंढता है। यह मुख्य धारा के इतिहास की सीमाओं को पूरा करता है और समाज के उन वर्गों को आवाज देता है जो अब तक इतिहास से गायब रहे। इस तरह मौखिक इतिहास और मुख्य धारा का इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर इतिहास को पूर्ण और मानव केंद्रित बनाते हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जनोन्मुखी इतिहास, इसके बारे में भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो ये इधर भी आया हुआ है, जनोन्मुखी इतिहास पे शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो जनोन्मुखी इतिहास की धारणा की व्याख्या करते हैं। क्या होता है ये? जनोन्मुखी इतिहास एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें इतिहास को आम जनता के नजरिए से देखा और लिखा जाता है, न कि केवल राजा महाराजाओं, शासकों या अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण से। इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, आदिवासी, व्यापारी, दस्तकार जैसे सामान्य लोगों की जिंदगी, संघर्ष और योगदान पर ध्यान दिया जाता है। जनोन्मुखी इतिहास के उद्देश्य की बात करें तो इतिहास में उन लोगों को शामिल करना जो अब तक अनदेखे रहे, यह दिखाना कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव में आम लोगों की भूमिका क्या रही। इतिहास को सिर्फ राजनीति और युद्ध तक सीमित न रखकर जीवन, श्रम और समाज के स्तर पर देखना। उदाहरण में लिख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में किसानों का विद्रोह, नील की खेती करवाते थे ना, फिर किसानों ने विद्रोह कर दिया था। चंपारण आंदोलन में किसानों की भागीदारी, दलित आंदोलन, महिलाओं के सुधार आंदोलन, आदिवासी विद्रोह जैसे संथाल विद्रोह हुआ था ना। जनोन्मुखी इतिहास की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले है फोकस। आम जनता की भूमिका पर फोकस किया गया है। स्रोत है इसका मौखिक इतिहास, लोकगीत, पत्र, डायरी और कहानियां। उद्देश्य है वंचितों को आवाज देना और दृष्टिकोण है नीचे से ऊपर की ओर। जनोन्मुखी इतिहास में मुख्य समस्याएं हैं। पहली, प्रमाणिक स्रोतों की कमी। आम लोग अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए उनके पास लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। मौखिक परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं। एक है व्यक्तिकता, इसमें अनुभव आधारित बातें होती हैं जो भावनात्मक या पक्षपाती हो सकती हैं। तीसरा है इतिहास की अखंडता पर सवाल। हर अनुभव अलग होता है, जिससे एक सामूहिक या ठोस निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। शासनिक या अभिजात दृष्टिकोण का विरोध। जनोन्मुखी इतिहास पारंपरिक रूप से ऊपर से नीचे वाली सोच को चुनौती देता है, जिससे मुख्य धारा के इतिहास इसे गंभीरता से नहीं लेते। फिर है तकनीकी और व्याख्यात्मकता की कठिनाइयां। भाषा, भावनाएं और स्थानीय संस्कृति को समझकर सही तरह से पेश करना आसान नहीं है। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जनोन्मुखी इतिहास को अधिक लोकतांत्रिक, मानवीय और समावेशी बनाता है।
यह उन लोगों की कहानियां सामने लाता है जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिलती। हालांकि इस दृष्टिकोण में कुछ स्रोतों की कमी, भावनात्मकता और पद्धति की कठिनाइयां होती हैं, फिर भी यह आधुनिक इतिहास लेखन में एक अत्यंत मूल्यवान योगदान देता है। देखो, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ाई आपको सभी करनी है, पर इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे एग्ज़ाम अच्छे से देना, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और देखते रहिए जीके बैंक। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।